नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे गए बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग रेलवे के द्वारा इस चैप्टर से यानी कि कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बाकी चैप्टर जो है बायोलॉजी का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे, ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो बताना है कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो देखिए क्या अंतर होता है कि देखिए अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। यानी कि आप ऑप्शन तब सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वही यहाँ पे दिया गया कि अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है। ऐच्छिक संकुचन का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई चीज को संकुचित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जबकि रेखित पेशियों का अपना इच्छा से संकुचन होता है। रेखित पेशी दीर्घ, बेलनाकार तथा अशाखित होती है, जबकि अरेखित पेशी छोटी, तुर्काकार तथा नुकीली सिरों वाली होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि भारी व्यायाम के दौरान जब कोई ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। उसके बाद देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं जो है वो लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपका ऐंठन होने लगता है। तो बोलता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। तो कौन सा विकल्प सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो देखिए ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाना। देखिए 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद ऐंठन का सटीक कारण जो है वो ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रेखित पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि रेखित पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। देखिए पेशियां प्राणियों में मिसोडर्मल उत्पत्ति का एक विशेष ऊतक होता है जो अधिकांशतः हमारे शरीर में अग्रपाद, पश्चपाद तथा पीठ पर पाई जाती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार का पेशियां होता है, जिसमें से एक होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है अरेखित पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी, ठीक है। उसके बाद जिनमें से रेखित पेशी जो होता है वो स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टी उपस्थित होता है इसमें। और ये पेशियां जो है दीर्घ और बेलनाकार होती है, जल्दी थकान महसूस करती है, कंकाल से जुड़ी होती है और बहुकेंद्रिक परिधीय केंद्रीय वाले प्रकृति के होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बताना है कि ऐच्छिक पेशियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? देखिए कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एकल केंद्रीय होती है। यानी कि आप ऑप्शन डी तब क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐच्छिक पेशियों की जो क्रिया होता है वो तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में होती है। उन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियां जो होता है वो बहुकेंद्रीय तथा दंड के आकार की होती है। उसके बाद जबकि अनैच्छिक पेशियां जो होता है वो एकल केंद्रीय तथा बेलन के आकार की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि निम्न में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। तो किसकी कमी से होता है? तो अभी बताए थे ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। ऐंठन जो होता है ना, एक मांसपेशी का दर्दनाक अनैच्छिक संकुचन होता है। उसके बाद जान लीजिए कि ऐंठन के ऐसे कारण हो सकते हैं जो अंतर्निहित रोग की वजह से नहीं होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि जैसे कि उदाहरण के लिए निर्जलीकरण हो गया, अधिक व्यायाम या फिर मांसपेशियों के उपयोग में कमी शामिल हो सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड्डी की कोशिकाएं जो होता है वो एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो बनी होती है। किसका बना होता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। यानी कि आप ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अस्थि कोशिकाएं जो होता है एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो कैल्शियम यानी कि Ca और फॉस्फोरस यानी कि P के यौगिकों से बना होता है। हड्डियों के ऊतकों की कठोरता के लिए यही यौगिक जो होता है वो जिम्मेदार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि अधिकांश जंतुओं में जो गति है इनमें से किस तंत्रों की समन्वित गतिविधि होता है। तो क्या हो जाएगा? पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अधिकांश जंतुओं में गति पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्रों की समन्वित गतिविधि होता है। पेशी तंत्र में केवल ऐच्छिक पेशियां होती है जो अस्थियों से जुड़ी होती है, जिनके संकुचन से अंगों की गति होती है। उसके बाद जान लीजिए कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करता है। फिर जान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम शरीर के अलग अलग अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है? देखिए गर्म पैड से हल्की मालिश करना।
देखिए कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है कि गर्म पैड से हल्की मालिश करना होता है। उसके बाद मांसपेशियों की थकान के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें से असंतुलित रक्त प्रवाह हो सकता है। उसके बाद मांसपेशियों के भीतर उन्नयन असंतुलन हो सकता है, तंत्रिका थकान, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय, ये सब कारण हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पेशियों में ऐंठन का क्या कारण है। तो बताना है कि पेशियों में ऐंठन का क्या कारण है। तो क्या कारण होता है, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी होना। देखिए पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण जो है वो क्या होता है, पेशियों में को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी होता है। यह नसों के दबाव, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि तथा अन्य शारीरिक एवं मानसिक विकारों की वजह से हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो कौन सा हो जाएगा, जांग की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर यानी कि जांग की हड्डी है, जबकि सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है वो हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो दांत का दंतवलक यानी कि इनेमल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो अभी जस्ट बताए थे कौन सा है, तो जांग की हड्डी। ठीक है, उसके बाद क्या कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, अभी बताए दांत का परत यानी कि इनेमल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की क्या है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो अभी जस्ट बताइए कहाँ पर, तो जांग में, फीमर हड्डी कहते हैं उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। तो कौन हो जाएगा, जीभ हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जीभ है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है। तो कौन सी संधि है, तो देखिए जानु संधि। ये जानु संधि क्या होता है, तो देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि जानु संधि, यानी कि जानु संधि का मतलब होता है नी ज्वाइंट। नी का मतलब क्या था, घुटने का जो संधि होता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाई जाने वाली सन्निहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, साइनोवियल द्रव कहा जाता है। देखिए किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाई जाने वाली सन्निहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 206 होती है। और अगर पूछा जाए कि बेबी में कितना होता है, तो बेबी में 300 प्लस हड्डियां होता है। ठीक है, देखिए मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। मनुष्य की अस्थियों के द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती है, जबकि शिशु अवस्था में इसकी संख्या जो है 300 पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊर्ध्व हनस्थि, क्या कि ऊर्ध्व हनवस्थि ये जावरा में होता है, ये सही है। उसके देखिए जानकू अस्थि जो बताए थे, जो नी यानी कि घुटने की जो हड्डी होता है वो पैर में होता है, ये भी सही है। उसके यहाँ पे देखिए मणिबंध गर्दन ये नहीं होता है। ठीक है, उसके देखिए अंत प्रकोष्ठिका अस्थि ये हाथ में होता है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी तब राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला मतलब ऊर्ध्व हनवस्थि जो जावरा में होता है। उसका पटेला बोन जिसकी जानुका अस्थि बोलते हैं, ये पैर में होता है। फिर कार्पल बोन जो कि ये हाथ में होता है, और उसका अल्ना बोन ये हाथ में होता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो क्या है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो अभी जस्ट बताए थे जो कान का स्टेपिज हड्डी होता है वो होता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर के कान में स्थित स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांग की फीमर हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो जबड़े की इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कौन सी होती है, तो देखिए स्टेपीज अस्थि होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो किस भाग में होता है, तो कान में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होता है, तो किस में होता है, कान में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है, अभी जस्ट बताया स्टेपीज कान में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए माथा यानी कि हेड में 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है, और कट्ठी अस्थि में और कंठ अस्थि में 1 होता है। ठीक है, यानी कि टोटल मिलकर देखिए यहाँ पे 29 को हो गया। देखिए कपाल की हड्डियां में 8 हड्डी होता है, जिसमें से यहाँ पे देखिए हड्डियों का पे नाम दिया गया। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। उससे देखिए चेहरे में भी 14 हड्डियां होता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका नाम दिया गया। देखिए यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कितना हड्डियां होता है, टोटल बताना है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे टोटल को याद रखिएगा। उसके देखिए कान में कितना होता है, 6 होता है। बाकी देखिए सबका नाम यहाँ एक कान वाला याद रखिएगा, कान में 3 हड्डी होता है। ठीक है, एक कान में 3, दूसरा कान में 3, टोटल मिलकर 6 हड्डियां होता है। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा। ये पूछता है यहाँ से, क्या पूछता है कि देखिए कान में 3 हड्डियां होता है, क्या MIS मेलियस इनिकस स्टेपिस। ठीक है, इसको यहाँ से याद रख सकते हैं MIS से। उसके बाद जो कंठिका हड्डी होता है उसमें 1 होता है, जिसका नाम होता है हाइड होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कहीं ये भी कहीं पूछता है हाइड हड्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है। तो कौन हो जाएगा, तो आयोडीन हो जाएगा।
देखिए आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा जो है वो थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन 100 में से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद आयोडीन की कमी से घेंघा नामक यानी कि गोइटर नामक डिजीज हो सकता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं भेंगापन जैसे रोग हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी होता है, तो 300 प्लस होता है। ठीक है, देखिए नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद समस्त हड्डियों में स्टेपी जो कि कान का हड्डी होता है सबसे छोटा हड्डी होता है, और फीमर जो कि जांग का हड्डी होता है सबसे बड़ी हड्डी होती है। और हड्डियों में आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे एक होता है क्या, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, उसको लिगामेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या, होता है BBL, बोन बोन लिगामेंट। और एक होता है कि मसल को बोन से जोड़ने वाली, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं TMB, टेंडन मसल बोन, मतलब मसल को बोन से जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेंडन का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इलियम, उसके बाद श्रेणी खंड और जघनास्थि के मेल से बनता है, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए नितंब अस्थि हो जाएगा। कौन सा, नितंब अस्थि। गजब हिंदी लिखता है लेकिन। उसके देखिए यहाँ पे क्या कि मानव शरीर के नितंब अस्थि का निर्माण जो है वो इलियम, श्रेणी खंड और जघनास्थि के मेल से होता है। और यह अस्थि जो होता है वो मानव शरीर के कुल्हे में स्थित होता है। उसके जान लीजिए कि यौवन के अंत तक इलियम, श्रेणी खंड और जघनास्थि का आपस में विलय हो जाता है, जिसे नितंब अस्थि कहा जाता है। देखिए जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आप उसको इंग्लिश को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। देखते हैं कितना खराब खराब हिंदी पूछता है, तो इसीलिए आप एक बार इंग्लिश को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो बताना कि मनुष्य में बौनेपन के लिए इसमें से क्या उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है, देखिए पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ जो है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जो बौनेपन का घोतक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। तो कौन नहीं है, देखिए एनेलिडा नहीं है। देखिए पृष्ठवंशी या फिर कशेरुकी प्राणी जगत के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय होता है। इसके सदस्य में रीढ़ की हड्डी या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित होता है। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि शामिल होता है। जबकि एनेलिडा जंतु जो है वो द्विपार्श्व समित यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल एवं त्रिकोरिक यानी कि ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है वो क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता। अभी बताया था इसको, कंडरा को इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि TMB, टेंडन मसल बोन्स। ठीक है, उसके देखिए कंडरा स्नायु यानी कि लिगामेंट की समकक्ष होती है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। कंडरा और स्नायु दोनों कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है क्या, तो स्नायु कहते हैं। स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट का मतलब क्या होता है, BBL, बोन बोन लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है। ठीक है, इसको टेंडन भी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, एक केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, कोलेजन फाइबर से। देखिए मांसपेशियों के सिरों यानी कि इंड को टेंडन अर्थात कंडराएं कहा जाता है। ये पेशियों को हड्डियों या फिर उपस्थियों से जोड़ने का काम करता है। ये कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतकों की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होती है। के बाद अगला क्वेश्चन क्या कि हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पैदा होती है, तो किस अम्ल के कारण पैदा होती है, तो देखिए लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण पैदा होती है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से थकान का ज्यादा अनुभव होता है तथा शरीर में पीड़ा बनी रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है, तो किसकी वजह से होती है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, तो 206 होता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर का ढांचा जो है वो हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जा सकता है। उसके बाद हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद मानव शरीर का ढांचा बनाने वाला अंग को कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है, तो किसमें, शिराओं में। ठीक है, देखिए शिराओं यानी कि टेंडन में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे यानी कि इंड्स को टेंडन यानी कि कंडराएं कहा जाता है और ये पेशियों को हड्डियों या फिर उपास्थियों से जोड़ने का काम करता है। ये सघन कोलेजन तंतु यानी कि पैकेट कोलेजन फाइबर से बने संयोजी ऊतकों की मजबूत डोरी जैसी संरचनाएं होती है।
अगला क्वेश्चन क्या कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग होता है? तो किसका भाग होता है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। देखिए मानव शरीर में कशेरुक रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। कशेरुकी या फिर कशेरुकी डंडी यानी कि वर्टिब्रेट प्राणी साम्राज्य की कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय होता है, जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन क्या कि मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी हड्डियां होती है? तो 270 हड्डियां होती है। देखिए मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां यानी कि लगभग 350 भी होता है कभी कभी, ठीक है। जबकि वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाता है। मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर यानी कि जांघ की हड्डी होती है, और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कि कान में पाई जाती है होती है। और यहाँ से जान लीजिए कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 639 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ा होता है? तो किसके द्वारा होता है 2 हड्डियां? देखिए लिगामेंट यानी कि यहाँ पे BBL बोन बोन लिगामेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में अस्थि बंध यानी कि लिगामेंट से जुड़ी होती है। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। अस्थि विज्ञान अस्थियों या फिर हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि डैश हड्डियों को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो स्नायु बंध जोड़ता है, ठीक है, यानी कि लिगामेंट जोड़ता है, बोन बोन लिगामेंट, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए 2 अस्थियां एक दूसरे से किसी संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? स्नायु लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए मैक्रो नहीं है। बल देखिए बाकी यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, सेटल ज्वाइंट होता है, ये मैक्रो ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता है, बल्कि यह कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो रिकॉर्ड करने, उसे चलाने एवं संपादित करने में सहायक होती है। जबकि बॉल और सॉकेट ग्लाइडिंग तथा सैडल मानव हड्डी का जोड़ होता है, जो कि एक प्रकार का सिनोवियल ज्वाइंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो बताना कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए जांघ की हड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो बताना कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है, ठीक है, रिब्स। रिब्स में पसली की हड्डी। देखिए पसलियां यानी कि रिब्स लंबी चापदार हड्डियां होती है। इनमें पसली पिंजर बन जैसा होता है और ये वक्ष गुहा के सुरक्षित रखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी कि एक्सियल बोन नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए कंधा नहीं है, बाकी कपाल है, मेरुदंड है, पसली है, ये कंधा नहीं है, शोल्डर नहीं है। देखिए अक्ष कंकाल कंकाल का वह हिस्सा होता है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली तथा सिर की हड्डियां और कशेरुकवों के ट्रंक शामिल होता है, जबकि कंधे की हड्डी अक्ष हड्डी में नहीं आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रीढ़ को डैश भी कहा जाता है? तो बताइए कि रीढ़ को क्या कहा जाता है? तो देखिए रीढ़ को मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? मेरुदंड। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? दिल में होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, वो अपने अनुसार काम करता है, तो उसे अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ये रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियां 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है ऐच्छिक पेशियां। ये क्या होता है? ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। ये पेशियां मनुष्य को इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। उसका दूसरा होता है अनैच्छिक पेशियां। ये क्या होता है? इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। और तीसरा होता है हृदय पेशी, जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो सीरा जोड़ता है, ठीक है। देखिए सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। पेशियों के सिरों को सीरा यानी कि टेंडन अर्थात कंडराएं कहा जाता है। यह सीरा मांसपेशियों को हड्डियों या फिर उपास्थियों से जोड़ता है। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतकों की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होती है, जो पेशी के चारों ओर स्थित एपिडायमाइसिस का विस्तार करता है। सीरा में लचीलापन न होने के कारण संकुचन भी इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो बना होता है किसका? तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। देखिए अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती है उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पेशी बल कहा जाता है। देखिए क्या कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशी बल कहा जाता है। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशी बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल जो है हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है? तो बताना कि स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती है? तो किस में विद्यमान होती है? तो देखिए हाथ में विद्यमान होती है, यानी कि आप ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वैच्छिक या फिर रेखित पेशियां बहुकेंद्रक तंतुओं के द्वारा बनाया जाता है और यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है।
जबकि अनैच्छिक पेशियां जो है या फिर अरेखित पेशियां नेत्र के आयरिस, विरेचन, आहारनाल तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम बनाता है, तो कौन मुलायम बनाता है? कार्टिलेज मुलायम बनाता है। देखिए, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कार्टिलेज जो है वो मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक होता है। हमारे शरीर अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज से बने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतःस्थापित होती है जो डैश से बना होता है, तो किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियों भी कहा जाता है, किसे? तो ऐच्छिक पेशियों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? स्टेपिडियस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है, तो क्या हो जाएगा? कार्डियक मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश न्यूनतम आधात्र यानी कि मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो कौन हो जाएगा? स्नायु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिगामेंट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि धारीदार पेशियां डैश होती है, तो बताइए कि धारीदार पेशियां कैसी होती है? तो देखिए, धारीदार पेशियां जो है वो बहुनाभिक होती है। देखिए, धारीदार पेशियां को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कशेरुकी कंकाल से जुड़ी होती है और ये पेशियां लंबी समानांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती है और यह बहुकेंद्रीय संरचना की होती है, जिसमें केंद्रक किनारे पर पाए जाने जिसमें जो केंद्रक होता है वो किनारे पर पाए जाते हैं। धारीदार पेशियां ऐच्छिक संकुचन लाती है, जिससे शरीर के हाथ, पैर एवं अन्य अंगों में गति होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, तो कौन हो जाएगा? तो देखिए, एड्रेनालाइन हो जाएगा। देखिए, एड्रेनालाइन एड्रेनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है जो शरीर के उत्तेजित होने वाले स्रावित होता है, इसीलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय गति में भी वृद्धि करता है, जो उत्तेजना का कारण होता है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होती है, जैसे कि हैमर, एनिविल और स्टिरप। क्या होता है? हैमर, एनिविल और स्टिरप, यानी कि आप ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होता है, जिसमें से पहला है हैमर। ये क्या करता है? इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ी सिरा इसका इनकस से जुड़ा रहता है और ये हथौड़े के समान होती है। इसकी लंबाई जो है 8 से 10 mm होता है। उसका दूसरा होता है एनिविल। इसका बाहरी सिरा जो है मेलियस तथा भीतरी सिरा स्टिरप से जुड़ा होता है और इसका आकार जो है वो नियाही की तरह होने के कारण इसे नियाही यानी कि एनिविल भी कहा जाता है और यह 7 mm की होती है। और तीसरा होता है स्टिरप। यह अस्थि घोड़े के जीन की रकाव यानी कि स्टिरप की तरह होती है। इसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जाता है, तो किसके द्वारा? उपास्थियों के द्वारा। ठीक है। देखिए, उपास्थि जो होता है वो मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बना होता है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं और जान लीजिए कि इसके लचीलेपन के कारण ही कानों को मोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो अभी जस्ट बताए थे, क्या था? हैमर, एनिविल और स्टिरप। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है वो क्या कहलाएगा? तो एक्टिन कहलाएगा। ठीक है। देखिए, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचित उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे एक्टिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में द्विशीर्षका मांसपेशियां कहाँ पर स्थित होता है? तो कहाँ पर होता है? तो बाह में होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मायोसिन और एक्टिन क्या होता है? तो देखिए, मायोसिन और एक्टिन क्या होता है? तो मायोसिन और एक्टिन जो है वो मांसपेशियों का एक प्रोटीन होता है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए, एक्स नहीं है। बाकी देखिए, स्टिरप, एनिविल और हैमर, ये तो तीनों कान में पाई जाने वाला हड्डी है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि नी कैप को क्या कहा जाता है? तो बताइए कि नी कैप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पलिया कहा जाता है। ठीक है। देखिए, नी कैप को पलिया कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अस्थि बंध यानी कि लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं? तो कौन होता है? तो हड्डी से हड्डी को। ठीक है। अभी बताए थे BBL, बोन बोन लिगामेंट। ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। जितने भी रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन था, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बायोलॉजी का एक अलग चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।